स्क्रीन शेयर की हुई है मैंने? नहीं। अच्छा, लास्ट के 15-20 मिनट वी विल डिस्कस सम योर क्वेश्चंस, डोंट वरी। अच्छा, जो बच्चे रेगुलर आएंगे तो मैं उनको एक्सेस देने वाला हूँ, बाकी जो बच्चे नहीं आएंगे आई विल रिमूव दैट फ्रॉम दैट बैच। लास्ट ईयर क्या हुआ था? लास्ट ईयर अराउंड 500 बच्चे, लाइक 50 स्टूडेंट, मोर देन 500 स्टूडेंट्स दे हैव जॉइन दिस फ्री बैच। उसके बाद वही 7, 8, 10, 15, 20 बच्चे आते थे, तो उसको मुझे लगता है कि देर इज़ नो यूज़, क्योंकि हम लोगों का एक लिमिटेशन होती है कि शायद हम लोग स्टूडेंट नहीं ले सकते। तो जो बच्चे रेगुलर आएंगे आई विल गिव देम एक्सेस, अदरवाइज आई विल रिमूव दैट फ्रॉम द बैच। इसको हम लोग बाद में देखेंगे, मैथमेटिक क्वेश्चंस हैं, और टुडे वी विल डिस्कस सम। इसको इधर ले आते हैं। ये जेई वर्कबुक है जिसके अंदर हम लोगों ने बेसिक क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं, जो आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकते हैं कि बुक कैसे यूज़ करना है, डिफरेंस क्या होते हैं, जो भी बेसिक आर्किटेक्चर रिलेटेड क्वेश्चन हैं स्टार्टिंग में वो सब मिल जाएंगे आपको। ये सब चीज़ें मैं उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी होगी, तो विल नॉट डिस्कस दिस थिंग। ठीक है, डायरेक्टली वी आर कमिंग बैक टू द क्वेश्चंस। जो आज का जो डिस्कशन है वो है आपका टॉप व्यूज़ है। मैं कुछ क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, मैं उनको सॉल्व करेंगे और आपको भी एक्टिव होना है। ये सुनना नहीं है, इट इज़ गोइंग टू बी योर वर्कशॉप, राइट। ये नहीं है कि आपने सुन लिया आपको आ जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं आने वाला है। क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, उनको हम सॉल्व करेंगे, कुछ गलत होंगे तो आई विल डिस्कस कि क्वेश्चन आप कहाँ पर गलती कर रहे हो। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसमें आपको पार्टिसिपेशन देना है। क्लियर? देखो, आज का जो डिस्कशन है वो है हमारा टॉप व्यू के ऊपर। बहुत बेसिक चीज़ें हैं कि हमें ड्राइंग की ज़रूरत क्यों होती है, क्वेश्चन हमसे क्यों पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन ये जेई नाटा दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो अभी डोंट वरी अर्चना, अभी मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, अभी समझने पर फोकस करो आप। देखो, इसका पहले हम सोचते हैं कि ड्राइंग की ज़रूरत क्या है। ठीक है, अगर कोई हमारी बिल्डिंग देखने में इस तरह से लगती है, तो अगर हम सामने से देखते हैं इट इज़ कॉल्ड एज एलिवेशन, है ना, एलिवेशन। अगर हम ऊपर से देखते हैं दैट्स कॉल्ड द टॉप व्यू। ये देखते हैं तो साइड एलिवेशन हो जाएगी। अगेन ये साइड एलिवेशन, पीछे से देखोगे तो इट इज़ गोइंग टू बी रियर एलिवेशन। टॉप व्यू का मतलब सिर्फ इतना है कि आप ऊपर से देख रहे हो। अगर आप इसको बीच में से काट देते हो, इफ़ यू रिमूव दैट हाफ पार्ट, इसको निकाल कर बाहर फेंक देते हैं, अब आपको जो दिखाई देगा दिस विल बिकम योर प्लान। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि हमें ज़रूरत क्या है इन द आर्किटेक्चर प्रोफेशन हैविंग सो मेनी ड्राइंग्स। तो उसके पीछे लॉजिक सिर्फ इतना है, बिकॉज हमारी जो दुनिया है ना, वॉट वी परसीव्ड इन दिस वर्ल्ड इज़ इन 3D। अब कोई भी चीज़ देखोगे आप 3D में वर्क करते हो, फ़ोन भी होगा, लैपटॉप भी होगा, पेपर भी, आप खुद हम लोग 3 डायमेंशंस में है ना, एक्स वाई और जेड डायमेंशन। लेकिन जब ड्राइंग बनाते हैं, स्केच बनाते हैं, तो ओनली 2 डायमेंशंस हैं। इसका मतलब क्या है कि 1 डायमेंशन हैज़ टू बी कॉम्प्रोमाइज। स्केचिंग में चल सकता है क्योंकि इसमें इतना मैटर नहीं करता है, बट जो आप ड्राइंग बनाने वाले हो इट इज़ गोइंग टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑन पर्टिकुलर साइड, तो वहाँ पर एरर होने के चांसेस ना के बराबर हो। सो वी प्रोवाइड सम ड्राइंग्स, ठीक है, जिसके अंदर आपको आइडिया लग सके। तो टॉप व्यू का मतलब सिंपल है, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आप ऊपर से कुछ ही देखेंगे बिल्डिंग को। अगर आप एक बर्ड हैं, ऊपर से दिखाई देगा तो यू विल गेट लाइक दिस, तो दिस इज नथिंग, इट इज़ अ टॉप व्यू। अब अगर आप कैमरे की बात करेंगे तो कैमरे को आप सामने देखेंगे तो ये टॉप व्यू आपका निकल कर जाएगा। क्वेश्चन का सिंपल ऐसा है, जो अगर मैं आपसे बताऊं कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं, देखो मेरा मानना ये है, इट्स माई टेक्निक टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बाकी आपके ऊपर है, अगर आपको लगता है कि माननी चाहिए तो मानो, नहीं तो आपका जो भी आपका तरीका है, यू कैन ऑल्सो सॉल्व फ्रॉम दैट थिंग। इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आई विल प्रीफर फॉर एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का मतलब सिंपल है, एक क्वेश्चन है, दिस इज अ वन क्वेश्चन, दीज आर सम 4 ऑप्शंस A B C D। एग्जामिनर को ये पैटर्न पता है, एक क्वेश्चन देगा, 4 ऑप्शन देगा, 4 में से 3 गलत होंगे, एक सही होगा, है ना। अगर MCQs में ये तो होता है, देयर विल बी 3 रॉन्ग ऑप्शंस एंड 1 करेक्ट ऑप्शन। ये सब चीज़ें देनी ही पड़ेंगी अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, बिकॉज ये जो क्वेश्चंस होते हैं इट इज़ गोइंग टू वेरी इजी, प्रिडिक्ट करना आसान है। इट्स लाइक योर स्विमिंग, अगर आपको डांस करना आता है, स्विमिंग करनी है, साइकिलिंग आती है, तो आप कहीं पर भी कर लोगे, है ना। अगर मान लीजिए आपको साइकिलिंग आती है तो आपको किसी भी एरिया में कर लोगे, डिफिकल्टी होगी बट यू विल सेल थ्रू इट। ठीक है, तो मैं आपसे क्यों बता रहा हूँ, इन क्वेश्चन गलत नहीं करने होते,
अगर आप जे की तैयारी कर रहे हो, अगर आप नाटा की तैयारी कर रहे हो, आपने क्वेश्चन गलत कर दिया, तो इसका नुकसान क्या होता है जे के अंदर, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, 1 into 4 है ना। तो मान लेते हैं ये क्वेश्चन बहुत इजी था, आपको आना चाहिए था, आपने क्या करा, क्वेश्चन लेट से 20 का ऑप्शन होना चाहिए और आपने सी लगा के आगे, आई एम जस्ट टेक एन एग्जांपल, आपने सी लगा दिया, क्वेश्चन ऑप्शन सही क्या था, सी लगा दिया बट राइट ऑप्शन वाज बी, तो 4 नंबर तो जो आने चाहिए थे वो गलत हो गए, और आपके जो पेनल्टी लगी -1 मार्क्स, 1 नंबर, तो अल्टीमेटली ये क्वेश्चन है ये 5 नंबर का पड़ा आपको। ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिए तो आपके 15-20 नंबर वैसे माइनस हो गए। मैं आपसे क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज आई हैव सीन सो मैनी स्टूडेंट्स जो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं पर गलती करके आते हैं। तो इसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन जो मुझे लगता है, इट इज़ वर्क ऑन द एलिमिनेशन मेथड। मतलब क्या है, आपको सही चूज़ नहीं करना है, आपको जो गलत है उनको हटाते चले जाओ। यू जस्ट ट्राई टू रिमूव द रॉन्ग ऑप्शंस। एक बार आपने जो गलत क्वेश्चन है और गलत ऑप्शन है उनको हटा दिया तो यू विल लेफ्ट विद ओनली राइट ऑप्शन, उसको चेक कर लो। ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं और मैं नहीं चाहता कि आप इसमें अपने नंबर कम करा पाओ या गलत करके कुछ भी करोगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर लिखा गया है, तो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसका मतलब सिंपल है, आपको व्यू दिया गया है, आपको टॉप व्यू देखना है, ऊपर से आपको देख कर बताना है क्या है। तो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, देखते हैं कि आपको कितना आता है। पहला क्वेश्चन को सॉल्व करो। गलत भी होगा तो आई विल सॉल्व इट, है ना, आपके लिए। लेकिन गलती करोगे, यहाँ पर गलती करोगे तो चलेगा, अच्छी बात है, यहाँ पर गलती करोगे आप, वहाँ एग्जाम में जाकर गलती करोगे तब दिक्कत होगी। ओके, दिव्या, अदिति, अरीब, शिवांगी, हर्ष, श्रेया, जसवंत, कल्याणी, जैनब, श्रेया, रिया, विश्वास, ठीक। यार 2 का नहीं देना मुझे ना, अभी इतना नहीं यूज करना, तभी तो मैंने बताया था ना कि डोंट वर्क ऑन इट, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो, अभी हम करेंगे, है ना। 1 का ऑप्शन, पहले का ऑप्शन 1 है, इसका सिंपल सा, अब इसको मुझे सॉल्व करना हो तो व्हाट लाइक हाउ आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, बहुत सिंपल तरीके सॉल्व करने की कोशिश करूँगा मैं। मुझे ये पता है कि जो ये वाला पार्ट है और ये छोटा है ना, इट इज़ अ स्मॉल वन, और ये जो है ये बड़ा पार्ट है। इसका मतलब क्या है कि ये जो पार्ट है छोटा, ये तो कहीं है ही नहीं, तो आई विल ट्राई टू रिमूव दिस पार्ट, है ना, एलिमिनेशन। फिर हम बात करते हैं तो ये वाला पार्ट आ गया, तो ये वाला पार्ट नहीं है, इसका मतलब ये भी हटा सकते हैं। जब भी आपको 2 ऑप्शन बचें, देयर विल बी 4 ऑप्शन, ट्राई टू एलिमिनेट 2, है ना, पहले 2 को लिमिट करो, लास्ट में 2 बचे होंगे, उन दोनों में चेक करो कि डिफरेंस कहाँ पर है। ये बोल रहा है कि आपको इस तरह से है और ये बोल रहा है ये वाला, जाकर मैच कर लो, यू विल कम विद द राइट ऑप्शन। क्लियर है। सो इसका जो पहले का जो ऑप्शन है वो इसका प्रॉपर 1 ही है। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि जो वर्क बुक बनाई गई है उसी तरफ से बनाई गई है। पहले 6 क्वेश्चन बहुत इजी हैं, दूसरे जो नेक्स्ट डे के जो 6 क्वेश्चन हैं थोड़े डिफिकल्ट हैं, और ऐसे ऐसे ही डेली आपके क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। अब आपको, आप यहाँ से देख रहे हैं, टॉप व्यू बताना है आपको, ऊपर से देख रहे हैं, देन यू हैव टू सॉल्व दिस। देविका इज सेइंग बी, अदिति इज बी, कल्याणी इज बी, विश्वास इज सी, अर्चना इज सी, तनिष्क इज सी, रिया, मैं सबके नाम रैंडमली बोल रहा हूँ, है ना, मेरा थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, बट ठीक है, समझो। जैनब इज सेइंग सी एंड सी, ओके। तो देखो, अब यहाँ पर कुछ बच्चों का ऑप्शन क्वेश्चन बी भी आए हैं ना, इसका मतलब क्या है कि अगर बच्चा एग्जाम में देखा होगे तो गलत कर पाओगे। दिव्या इज, यू आर सेइंग ऑप्शन नंबर बी, लेकिन ट्राई करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसका सही आंसर बी नहीं है, इसका ऑप्शन ए भी नहीं है, इसका ऑप्शन सी है। तो आप समझ सकते हो कि एक क्वेश्चन के अंदर 3 तरह के आंसर्स हम लोगों को निकल के आए हैं। तो बेसिक फंडामेंटल्स में थोड़ा इशू है, इसलिए जो मेरी क्लासेस होने वाली लंबी क्लासेस होंगी, मैं वैसा नहीं करता हूँ, लेकिन हम इसको इस बात की गारंटी है, अगर हम 30 क्लासेस लगा ली तो आपको ये सब क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएंगे। आप पढ़ा दोगे किसी भी बच्चे को कि अरे लाओ मैं पढ़ाता हूँ आपको ये पता है कि हम ऊपर से एक चीज़ देख रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या है, जो ये वाला स्क्वायर है ये हमें दिखाई देना चाहिए, नॉट स्क्वायर, इट्स रेक्टेंगल, ये दिखाई देना चाहिए। ऑप्शन ए में कहाँ पर है, ऑप्शन ए में तो है ही नहीं ना, देयर इज नो स्क्वायर इन ऑप्शन ए, हटा दो इसको, सोचना ही नहीं है ही नहीं। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन डी, हाँ ये ठीक हो सकता है, सी भी चलेगा। अच्छा बी में देखते हैं, यहाँ पर तो स्क्वायर है ना मेरे भाई, और यहाँ पर क्या दे रखा है, ये टी टाइप का स्ट्रक्चर आ गया, तो ये बी भी नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना, क्योंकि आपको एक रेक्टेंगुलर आना चाहिए। ये वाला पार्ट तो कहाँ पर है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। यू एलिमिनेट 2 ऑप्शंस, दिस इज़ द रीज़न कि आपको एलिमिनेशन मेथड करना है। अपने बच्चों को मैं ये चीज़ समझाता हूँ जो क्लासेस में आते हैं, एलिमिनेशन मेथड करो। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग इसलिए लगता है आपको कि सारे 4 ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, लेकिन आपके 2-3 जो क्वेश्चन गलत होने वाले होते हैं वो आपको बचा देगा ये मेथड है। चलो ये अलग हो गया, ये अलग चला गया। नाउ ऑप्शन सी और डी, ये तो कंफर्म है, जो ऑप्शन सी सही होगा ऑप्शन डी सही होगा। अब ट्राई कर लो ना,
भाई एक हमारे पास ये वाला बड़ा पार्ट है और एक छोटा सा पार्ट आ गया, और ये हमारे दो स्मॉल और भी हैं। इसका मतलब क्या है कि बड़ा वाला पार्ट यहाँ है, उसके बाद 1 2 3, 1 2 3, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। कंफ्यूजन है किसी को भी? जिस बच्चे ने भी ऑप्शन ए बी या डी जवाब दिया था, क्लियर हुआ कि आपका इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। सॉल्व कर लोगे? चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए। I want everyone to be correct this time. जैनव, श्रुति, जसवंत, विश्वास, हर्षिता, हर्षिता, ओके, अदिति, अब इसके अंदर डिफरेंस क्लियर हुआ? दिव्या, आई थिंक आपका गलत था ना लास्ट टाइम। क्लियर है भाई? मुझे पता है कि सर ये जो बन रहा है टी लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, तो मैं टी कहाँ है मेरा? इसमें तो टी है ही नहीं ना, हटा दो इसको। इसमें ये लाइन क्यों आ गई है? हटाओ, टी ही नहीं है। यहाँ पर क्या चीज़ है? ये चाहिए मुझे। सिंपल सॉल्व हो जाएगा। चलो एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर इसको। चलो ये क्वेश्चन 5 सॉल्व करो, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 5। हर्षिता, तनिष्क, हर्षिता, कल्याण, मोहम्मद, दिलशाद, जैनब, सपरंजन चौधरी, देविका, ए क्लियर। अच्छा सुनो, जो बच्चे आपको लगता है कि मुझे ए नहीं, मुझे लगता है बी है, तो ट्राई टू राइट इन द चैट बॉक्स। गलत होगा कोई बात नहीं है, आई कैन अफोर्ड टू बी रॉन्ग हेयर बट नॉट इन द एग्जामिनेशन हॉल। आप गलती करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर करो, आई विल सॉल्व इट आपके लिए, समझा दूंगा, इस बात की गारंटी मेरी है। लेकिन आप ये मत सोचो कि सब ए बता रहे हैं, मुझे बी लग रहा है तो मैं नहीं लिखूंगा। अरे आप सबके लिए लाइन आए हो, अपने लिए आए हो यहाँ पर। गलत होगा कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेंगे उसको। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करो। हर्षिता, जैनब, श्रेया, मानसी, जसवंत, श्रेया, अजय, मोसब, सरपुजना, श्रुति, दिव्या, रिया, देविका। ठीक है, बी क्लियर है, वेरी इजी। चलो रैंडम क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, जिससे कि आपको सॉल्व करने में आसानी हो। क्वेश्चन नंबर 3। ये मत सोचो कि इजी क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो मुझे आते हैं। कुछ बच्चे ए बोल रहे हैं, कुछ बच्चे ने सी बोला है। एक मोहम्मद दिलशाद इज सेइंग सी एंड मोस्ट ऑफ द अदर स्टूडेंट्स आर एग्री ऑन ऑप्शन नंबर ए। सी और ए में देख लो डिफरेंस क्या है, मैं एक समझा देता हूँ बच्चों को, थोड़ा सा इसमें गलती हुई है। सी और ए में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर हमें क्या चेक करना है? ये ए वाला इस तरह का चाहिए अपने को, है ना, इस तरह का। ये तो सही में है एवरीवन, तो छोड़ है। इसी के साथ साथ मुझे ये पता है कि ये वाला पार्ट भी आया हुआ है, मतलब ये वाला पार्ट भी है, कहीं यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर नहीं है, हटा देता हूँ मैं इसको, तो मेरा ऑप्शन डी चला गया। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पर दो पार्ट हैं, है ना, वन रेक्टेंगुलर लाइक दिस, दो पार्ट, ए कर दो, ये हो सकता है, यहाँ पर एक है, हटा दो। तो ऑप्शन वी लेफ्ट इज ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, दोनों में क्या चेक कर लो। फिर यहाँ पर आपके एक ये है और दूसरा ये है, तो आपका ये एक ही है, यहाँ पर दूसरा नहीं है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन। हो जाएगा सॉल्व। चलो जिस बच्चे गलत हुआ था उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। हर्ष, आरिफ,
हर्षिता, जसवंत, तनिष्क, अदिति, जैनब, मुबशरा, अर्चना, श्रेया, दिव्या, मानसी, रिया, द्वेपन मत, श्रुति, श्रेया। चलो ऑप्शन में भी क्लियर है सबका, वेरी गुड। 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बस, आज का हमारा डिस्कशन एप्टीट्यूड का इतना ही रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 2, किस बच्चे ने सी बोला है और सब लोग ए बोल रहे हैं? चलो, मुबशरा बोल रही हैं सी, कोई बात नहीं, गलती है, देख लेते हैं कि ए है या सी है। श्रुति प्रजापति ए, दिव्या पांडे, कल्याणी पाटिल, ऑप्शन ए। सप्रंजन चौधरी इज ऑल्सो सेइंग सी। देखो सर, ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करिए, समझना नहीं है। हाँ, मैं आ रहा हूँ उस पर, कोई बात नहीं, इसमें बच्चों को कन्फ्यूज़न है। तो देखो, यहाँ से हम लोग टॉप व्यू देख रहे हैं इसका मतलब क्या है, ये 2 तो क्लियर हैं, ये 2 ट्रायंगल दिखने चाहिए अपने को। 2 ट्रायंगल हमारे यहाँ पर भी आ रहे हैं, अगर ऐसा रोटेट कर देते हैं, इमेज रोटेटेड है, ये हम लोग बोल सकते हैं ये पार्ट यहाँ पर भी, यहाँ पर नहीं है, हटा दो, ऑप्शन डी तो नहीं हो सकता है। फिर हम लोग देखते हैं ये ट्रायंगुलर है, ये वाला पार्ट, इसका मतलब ये इस तरह से बनेगा ना, ये पूरा, ये सही हो सकता है, ये भी सही है, ये भी सही है, ऑप्शन ए बी सी तीनों ठीक हैं। फिर हमें आते हैं, ये बिल्कुल इसके बराबर है ना, तो अगर जो ये डायरेक्शन है ये ऐसा बनेगा, ये जो है ये वैसा बनेगा, ये तो हट ही गया और ये भी हट चुका है, तो ऑप्शन ए और इसमें कन्फ्यूज़न है, मैच कर लो। ये वाला पार्ट यहाँ पर आ गया, ये वाला पार्ट ये दोनों पार्ट यहाँ पर आ गए, ये वाला पार्ट यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर, और जो ट्रायंगल वाला पार्ट बना हुआ है ये आपका यहाँ पर आ गया। सी में कहाँ कन्फ्यूज़न है? देखो, ये वाला पार्ट यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर, ये वाला आपका यहाँ पर आ गया, यहाँ तक तो ठीक है, दोनों कॉमन था। अभी देखो, जो ये ट्रायंगल है ये बिल्कुल सेम इसी डायरेक्शन में है ना, तो फिर ये उल्टा कैसे हो गया भाई? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, है ना, ये इधर से नहीं आना चाहिए, ये इधर से आना चाहिए। जो आपको क्वेश्चन टॉप में तो वही दिखाई देगा ना आपको, अगर ये ट्रायंगल इस तरह से है और ये ट्रायंगल इस तरीके से है, दोनों का जो पॉइंट है इधर की तरफ है, एक डायरेक्शन में है, सो वाई दे आर पॉइंटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन ए सही होगा। श्रेया, क्लियर हो गया? दोबारा समझाओ, गलत हो गया अगर कन्फ्यूज़न है अभी भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गया ना? चलो, यहाँ पर गलती करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मैंने बताया ना, वी कैन इजीली अफोर्ड है, 1-2 क्लास एक्स्ट्रा ले लेंगे, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 और करते हैं फिर। जो ये क्वेश्चन बनाए गए हैं, ये क्वेश्चन मैं इतनी बार डिस्कस कर चुका हूँ। जब इन्होंने बुक बनाई थी तो जो पूरा सेट था पूरी टीम से डिस्कस किए गए कि क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आंसर की में। उसके बाद जो हमारा बैच चलता है उन बच्चों को क्वेश्चन दिए गए, तो उन लोगों से भी डिस्कस किए गए। जब लगा कि सारे ऑप्शन सही बोल रहे हैं, देन वी कम टू दिस क्वेश्चंस। ओके, अर्चना इज सी एंड एवरीवन इज ए। बाकी लोग ट्राई करो। रिया, आनंद, दिव्या पांडे, द्वेपन मठ, है ना, मैं सही बोल रहा हूँ? अर्पिता, ए और सी में कन्फ्यूज़न है ना? चलो सॉल्व करते हैं। मुझे मानता हूँ कि मुझे बिल्कुल नहीं आता, है ना, मुझे नहीं पता कि सही आंसर क्या है इसका, मुझे लेकिन क्या करना है, लिमिट करना है, जो गलत है हटा चले जाओ, यू विल लेफ्ट विद ओनली राइट ऑप्शन। देखो, मुझे ये पता है कि ये वाला पार्ट आना चाहिए, ये पार्ट दिखाई देगा और ये वाला पार्ट दिखाई देगा, ये भी दिखाई देगा, इसमें है। तो इसमें क्या है कि 1 2 3 4 ये 4 फेस दिखाई देने चाहिए। यहाँ पर कितने, 1 2 3 4,
1 ये क्या बना दिया अजीब सही, हटाओ इसको। 1 2 3 ये भी गलत है। 1 2 3 4 यस, ऑप्शन ए या ऑप्शन डी में से सही होंगे। क्लियर है। फिर जो ये वाला पार्ट है ये आपका दिखाई देगा, अब मिला लो इसको। ये पार्ट यहाँ पर आ गया, यहाँ पर तो ये वाला पार्ट आना चाहिए ना, और यहाँ पर क्या दिखा रहा है, ये पूरा का पूरा दिखा रहा है। सो वेयर दिस पार्ट लाइज ओनली ऑप्शन नंबर ए। एक चीज़ और समझो, देखो जब हम किसी बिल्डिंग को देखते हैं ना, मैं बना कर दिखाता हूँ आपके लिए। लेट्स से अब ऊपर से देखते हो तो आपको सिर्फ वाला पार्ट दिखाई देगा, ये तो आप मानते हो। अगर मैं रैम्प बना देता हूँ, ये एक ऐसा मान के चलो इट्स अ रैम्प, ये देखने में ऐसा कुछ लगता है इस तरीके से। मैं और अच्छा बनाता हूँ जिससे बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो। ऐसे होता है। जब हम ऊपर से देखते हैं तो हमें ये वाला पार्ट दिखाई देगा ही, हमें जो ये रैंप है ये भी दिखाई देगा, और क्या दिखाई देगा, ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन। सो इट विल लुक लाइक दिस। ये रैंप ऐसे दिखाई देता है अपने को। थोड़ा डिटेल में जाऊँ प्लान के ऊपर। एलईवी जब हम 3D 2D में काम करते हैं, देखो जो भी आप देखते हो, जो आपके 90 डिग्री पर दिखाई देगा ना, जो परपेंडिकुलर पड़ रहा है, आपको पूरी डायमेंशन दिखाई देगी, सब कुछ दिखाई देगा आपको ऊपर देखने पर। सिर्फ ये वाला ये डायमेंशन नहीं दिखाई देगी, क्योंकि ये इसके पैरेलल लाइन है। तो जो पैरेलल लाइन है उसको छोड़कर सारी डायमेंशन आपको शो होती है। जैसे इस क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 3 को ले लेते हैं। अब वो ऊपर से देख रहे हैं तो आपको ये वाला पार्ट दिखाई देगा, डेफिनेटली दिखाई देगा, ये भी दिखाई देगा, सब कुछ दिखाई देंगे। आप किसने मना किए, लेकिन जिस डायमेंशन के अंदर ये लाइन आ गई, क्योंकि आप ऊपर से देख रहे हो इट इज़ परपेंडिकुलर है ना, ये डायमेंशन, जो ये वो डायमेंशन होंगी, ये वाली जहाँ पर भी ये डायमेंशन आएंगे वो आपको विजिबल नहीं होंगे। चलो बाकी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसके वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, एप्टीट्यूड हमें कई सारी चीज़ और डिस्कस करनी है। कुछ जीके डिस्कस कर लेते हैं, जिन बच्चों को समझ में आया ठीक है, नहीं आया है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, कुछ क्वेश्चन वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो टाइम की लिमिटेशन है ना हम लोगों के पास, अब 2 घंटे तो मेरे पास फ़िलहाल तो नहीं है, लेकिन हम डेफिनेटली जीके क्वेश्चन जरूर डिस्कस करेंगे। गई कहाँ यार हमारी बुक्स। देखो जीके जो है इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, ये एक दिन में काम नहीं होता जीके का। जीके समथिंग जनरल नॉलेज, और ये क्वेश्चन पूछी जाती है आर्किटेक्चर में, जेईई और नाटा में कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो अगर आपसे बोल दूं कि आप मुझसे पूछोगे सर कौन कौन से जीके क्वेश्चन आने वाले हैं या कोई सिलेबस है इसका, देयर इज़ नो डिफाइंड सिलेबस। जीके जनरल साइंस है की तरह बोल सकते हो, जनरल नॉलेज है, कितने भी क्वेश्चन करोगे उतने कम है। और ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इतना कर लिया सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, नहीं, पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती है। जीके इट्स लाइक कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू इन आर्किटेक्चर, कि कुछ चीज़ें पढ़ते रहो, और जब बेसिक चीज़ें पढ़ लेते हो, लाइक प्रोमिनेंट बिल्डिंग्स पढ़ लेते हो, फेमस आर्टिस्ट के बारे में पढ़ लेते हो, कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ लेते हो जीके के, तो आपके 20 क्वेश्चन आने वाले हैं इन जेईई, तो 20 में से 15 से लेकर 18 क्वेश्चन सही हो जाएंगे आपके, ठीक है। लेकिन मैं आपसे बोल दूँ कि टॉप 10 क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, और ये तरीका भी सही नहीं है। तो हमारा क्या रहेगा, इन द 30 क्लासेस वी विल ट्राई टू सॉल्व 6 to 10 क्वेश्चंस डेली बेसिस। एक क्लास में 6 से लेकर 12-10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपके जब 30 क्लास कर चुके होंगे तो 300 से लेकर 400 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके होंगे, और जो क्वेश्चन होंगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपके 300 लगेंगे, 300 क्वेश्चन हैं, बट वी विल डिस्कस अगेन कि और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको 500 से लेकर 1000 क्वेश्चन की आपके पास एक नॉलेज होगी। लेकिन ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, एकदम से नहीं आने वाला है। मैंने बहुत पहले से बताया था जब क्लास में आए थे कि आपको ऐसा लग रहा है एक क्लास अटेंड कर लोगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कुछ फ़ायदा मिलेगा डेफिनेटली, लेकिन आप टॉप नहीं कर पाओगे, अच्छे नंबर लेकर आना थोड़ा मुश्किल है। 30 क्लासेस लगानी होंगी तब जाकर आप सोच सकते हो। पहले क्वेश्चन है, द फेमस बुक डिज़ाइन विद नेचर वॉज रिटन बाई होम। जेईई के अंदर हर साल क्वेश्चन पूछे जाते थे, बुक के नाम, ऑथर के नाम। इस बार अभी जो पहला सीजन हुआ है उसमें नहीं पूछे गए हैं, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है। तो आप एक अपना नोटपैड में लिख लो कि डिज़ाइन विद नेचर जो है ये किसने किसने लिखी है बुक। बाकी नीचे आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। जो ये बुक डिज़ाइन की गई है इसलिए डिज़ाइन की गई है, डेली आपको 6 क्वेश्चन पढ़ने हैं। अब सारे पढ़ने बैठ जाओगे याद नहीं होगा, ठीक है। तो जो डिज़ाइन विद नेचर है, नाम से क्या लग रहा है, अच्छा, मैं पूछूं कि चलो मुझे एक्सप्लेन करो इस बुक में क्या लिखा होगा डिज़ाइन विद नेचर में। वो सिर्फ ये कहना चाहता है जो ऑथर हैं कि आप जो कुछ भी डिज़ाइन कर रहे हो ना, आप एक बीइंग एन आर्किटेक्ट, आप मान के चलो कि मैं आर्किटेक्ट बन चुका हूँ या बन चुकी हूँ, मुझे को डिज़ाइन करना है।
तो डिज़ाइन में जो कुछ भी करना है वो नेचर की हार्मनी के साथ होना चाहिए, इट शुड कंसाइड विद नेचर। आप इसको कैसे समझेंगे? लेट्स से ऐसा समझते हैं, आप माउंटेन पर चले गए, हिल्स में चले गए, और आपको क्लाइंट मिलता है, आप उसने बोला कि मेरी साइट ये, आई वांट टू डिज़ाइन समथिंग, एक हाउस बनाना है यहाँ पर। आपने बोला ठीक है, और आपने क्या बना, बुर्ज खलीफा बना दिया यहाँ पर। तो ये डिज़ाइन विद नेचर हुआ क्या? नहीं, ये डिज़ाइन विद नेचर नहीं हुआ। नेचर कहीं ना कहीं आपने रेस्पेक्ट नहीं करी है। तो उनका मानना था कि जो डिज़ाइन विद नेचर है वो कैसे करेंगे। सो डिज़ाइन विद नेचर, मैकहार्क इनका जो ऑथर है, मीन दैट द वे वी ऑक्यूपाई एंड मॉडिफाई द अर्थ इज बेस्ट व्हेन इट इज़ प्लान्ड एंड डिज़ाइन विद केयरफुल रिगार्ड टू द बोथ इकोलॉजी एंड कैरेक्टर ऑफ द लैंडस्केप। ये उनका मानना था कि जब हम कुछ भी डिज़ाइन करते हैं वो बेस्ट तब होगा जब हम उसके जो इन्वायरमेंट है, जो उसका टोपोग्राफी इकोलॉजी है, उसके हिसाब से हम कुछ प्लान करें। अगर कोई आप प्लानिंग कर रहे हो जैसलमेर में और आप प्लानिंग कर रहे हो ऋषिकेश में, दोनों के अंदर डिफरेंस होना चाहिए। सेम क्लाइंट होगा, सेम साइट होगी, सेम बजट होगा, उसके बाद भी दोनों में सेम चीज़ नहीं बना सकते, क्योंकि वहाँ की जो कंडीशंस हैं वो कुछ और डिमांड करेंगी और जैसलमेर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं कुछ और आपसे डिमांड करती है, उम्मीद करती है। तो अगर आप ऐसा कुछ डिज़ाइन करते हो टू रेस्पेक्ट विद द नेचर, तो ये बुक में आपको ये सब चीज़ देखने को मिलेगी। ठीक, तो इनका जो क्या है, जो ऑथर कौन थे, एन मैकहार्क। इसको लिख लेना अपनी नोटबुक के अंदर और डेली बेसिस पे याद करना, इनको याद हो जाएगा। आर्किटेक्ट रिलेटेड विद प्रेरी हाउस। देखो ये जो क्वेश्चन है ये अभी तक जेई और नाटा ने नहीं पूछा है, लेकिन ये गेट के अंदर कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है कि लास्ट 2-3 ईयर्स COA इज एक्चुअली ट्राई टू कॉपी सम क्वेश्चन फ्रॉम द गेट एंड दे आर आस्किंग इन नाटा। तो आपको प्रेरी हाउस अगर देख लेना गूगल पे जाके, तो ये फ्रैंक lloyd राइट है, इनके जो आर्किटेक्ट हैं उन्होंने डिज़ाइन किया था। इतना सा कॉन्सेप्ट याद रख लो। फ्रैंक lloyd राइट्स के बारे में मैं कुछ और बताऊँ, इट इज़ वेरी वेल नोन आर्किटेक्ट। आप जब कॉलेज में जाओगे तो आप बहुत पढ़ोगे इनके बारे में। यहाँ पर FLW से एक चीज़ और याद रखो, इन्होंने एक वर्ड दिया था ऑर्गेनिक आर्किटेक्चर। ऑर्गेनिक आर्किटेक्चर एक ऐसा आर्किटेक्चर जो नेचर से इंस्पायर्ड हो। ऑर्गेनिक आर्किटेक्चर, अब नेचर से कैसे इंस्पायर्ड होगा? नेचर के अंदर आपने कोई स्ट्रेट लाइन देखी है क्या? हैव यू सीन अ स्ट्रेट लाइन इन नेचर? नहीं दिखाई देगी। माउंटेन्स कैसे होते हैं? ऐसे माउंटेन्स होते हैं। क्लाउड्स कैसे बनते हैं? ऐसा बनते हैं। आप कैसे हो देखने में? आपके अंदर स्ट्रेट लाइन है? कुछ नहीं है। सो नेचर के अंदर कभी भी स्ट्रेट लाइन्स नहीं होती। सो आर्किटेक्ट विद, तो इनका जो फ्रैंक lloyd राइट है, उन्होंने कंसेप्ट दिया ऑर्गेनिक आर्किटेक्चर का। ठीक है, ये वर्ड भी याद रख लो, ऑर्गेनिक आर्किटेक्चर, कि हु गिव द वर्ड ऑर्गेनिक आर्किटेक्चर? इट वाज FLW, फ्रैंक lloyd राइट। इस क्वेश्चन हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे, ऐसा समझ में आएगा नहीं आपको क्या है। प्रेरी हाउस कहाँ पर लोकेटेड है? आई थिंक इट इज़ इन USA। सिटी का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन ये USA में फिलाडेल्फिया में है शायद, जहाँ तक मुझे याद है। मैं गलत हो सकता हूँ, चेक कर लेना। अब आता है कि प्रिट्जकर प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर वाज स्टेबलाइज इन विच ईयर? कौन साल में? ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, क्या लगता है आपको? विश्वास दनोदिया 1979। बाकी लोग को क्या लगता है? ऑप्शन A 1979, तनिष्क नहीं, ऑप्शन नंबर A सही नहीं है, ऑप्शन B इज़ द राइट वन, है ना। ऑप्शन B सही है, याद रखना है इस चीज़ को। प्रिट्जकर अवार्ड जो है ये आर्किटेक्चर में नोबल से कंपेयर किया जाता है, मतलब सबसे हाईएस्ट जो अवार्ड हो सकता है अगर आप आर्किटेक्ट बनते हो, एक फेमस आर्किटेक्ट बनते हो, और आपको टारगेट होगा ना कि मुझे लोग रिकॉग्नाइज करें, सो द बेस्ट थिंग एट दिस टाइम इट इज़ दी प्रिट्जकर अवार्ड। तो आप समझ सकते हो उसकी कितनी बड़ी साख है, कितनी बड़ी उसकी वैल्यू है। ये प्रिट्जकर अवार्ड से रिलेटेड मैं आपको 4 फैक्ट बताऊंगा, चारों चार याद कर लो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगी। ठीक है, सो आई विल गिव यू ओनली 4 फैक्ट्स अबाउट द प्रिट्जकर अवार्ड। इतना याद कर लो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। पहला जो प्रिट्जकर अवार्ड है ये कब स्टार्ट किया गया था? तो इट वाज इन 1979। 1979 में इसको स्टार्ट किया गया। अब आपसे पूछा जा सकता है अच्छा पहली बार किसको मिला होगा? सो पहली बार जिनको मिला था इट वाज द फिलिप जॉनसन। ठीक है, फिलिप जॉनसन को अवार्ड मिला। ये फैक्ट याद रहेगा आपको पहला। सेकंड फैक्ट, पहली बार किसी वुमेन को मिला था क्या? नहीं मिला। यस, इन 2004 फर्स्ट वुमेन वाज ज़हा हदीद। ज़हा हदीद को पहली बार ये अवार्ड मिला, पहली वुमेन थी इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि कोई ऐसा इंडियन किसी बंदे को मिला है क्या अभी तक? यस, 2014
18, इन 2018 इट वाज बीवी दोषी। बीवी दोषी जी की अभी इनकी डेथ हुई है, तो ये न्यूज़ में है, तो इनके ऊपर क्वेश्चन बनना एक जाहिर सी बात है। जेई और नाटा में क्वेश्चन आएगा, तो इनके बारे में डिटेल में पढ़ लेना। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उसको एक डिटेल वीडियो बना के जो मुझे लगता है क्वेश्चन होंगे अपलोड कर दूंगा, लेकिन वो अलग चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। 2018 के अंदर बीवी दोषी वॉज द फर्स्ट एंड ओनली इंडियन, पहले और अकेले भारतीय हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। क्लियर, याद रहेगा। एक फैक्ट आएगा जो आपको अपडेट करना होगा 2023 के लेटेस्ट को, अभी इस साल किसको मिला है। 4 फैक्ट याद कर लो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ये क्वेश्चन तो पूछे गया था इस बार जेई में। चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द लोटस टेम्पल ऑफ दिल्ली इज लोकेटेड, दिल्ली इज इट इज फरीदपुर साहबा। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इन जीके, कंसेप्ट ऑफ ग्रीन स्काईस्केपर इज गिवन बाय, कि ग्रीन स्काईस्केपर का जो कंसेप्ट है किसने दिया है। केंजो तंगे, डॉक्टर केनियन, जैकॉब जेन या लुइस कान। देखो, किसी भी चीज़ में अगर वर्ड ग्रीन ऐड हो जाता है, इसका मतलब होता है कि वो इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। इफ़ यू ऐड अ ग्रीन वर्ड इन एनी पर्टिकुलर थिंग, इसका बेसिक मतलब ये है कि दैट प्रोडक्ट इज नॉट हार्मिंग द नेचर, एटलीस्ट इफ इट इज नॉट promoting the architect, promoting the nature, but it will not harm the nature। कोई भी चीज़ हो सकती है। अगर आपको हम बोलें कि आप बोलें कि सर मेरी लाइफ स्टाइल ऐसा है कि मैं कुछ भी नेचर के अगेंस्ट नहीं करता हूँ, तो हम बोल सकते हैं ग्रीन लाइफ स्टाइल। ये कंसेप्ट ऐसा है नहीं, लेकिन आप बोलोगे तो समझ जाएंगे लोग कि क्या कहना चाह रहे हो। सो ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट का क्या मतलब हुआ कि एक ऐसी बिल्डिंग जो नेचर को प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट नहीं कर रही है पर उसको नुकसान नहीं पहुँचा रही है एटलीस्ट, दैट्स कॉल्ड द ग्रीन बिल्डिंग। ग्रीन स्काईस्केपर्स का मतलब क्या है, एक स्काईस्केपर एक बहुत हाई राइज बिल्डिंग है जो नेचर को नुकसान नहीं पहुंचा रही है। अब नुकसान कैसा पहुंचाएगी, आप इलेक्ट्रिसिटी चलाते हो, हीट ट्रैप करते हो, है ना, फैंस वगैरह कई सारी चीज़ें, इमिशंस वगैरह होते हैं, तो उसको बोलते जाता है कि एक ऐसी बिल्डिंग जो नेचर को हार्म नहीं करे, नुकसान नहीं पहुंचा रही है, दैट्स कॉल्ड द ग्रीन स्काईस्केपर्स। उसमें क्या लगाओगे कि आप ऐसी बिल्डिंग की ओरिएंटेशन ऐसा शिफ्ट करोगे कि इन डे टाइम देयर इज़ नो नीड ऑफ आर्टिफिशियल लाइट, इन डे टाइम देयर इज़ नो नीड ऑफ आर्टिफिशियल फैन, या फिर आप ट्रीज प्लांट ऐसे लगा सकते हो। एक ऐसा सिस्टम है, अगर इन एरिड एरियाज और इन ट्रॉपिकल एरियाज वेयर द टेम्परेचर इज़ वेरी हाई, आप ऐसा आर्किटेक्चर डेवलप कर सकते हो जहाँ पर टेम्परेचर नॉर्मली ठंडा रहे। और अगर मान लीजिए आप टेम्परेट रीजन में बना रहे हो बिल्डिंग, एक ऐसा आर्किटेक्चर जो हीट को ट्रैप कर सके। सो दीज आर समथिंग विच विल प्रमोट द ग्रीन स्काईस्केपर्स या ग्रीन बिल्डिंग। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो ये सब चीज़ें हैं, आप चाहो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपके लिए मैं अलाउड कर सकता हूँ, आपने शायद ले भी लिया होगा। और अगर आप बुक ऑर्डर करना चाहते हो तो ऑर्डर जो प्राइस हैं 470 रुपीज़ हैं। मुझे इसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे आए मिले हैं लोगों के, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो उसको कर लो। इट इज़ लाइक हैविंग 45 डेज समथिंग, ऐसे एक दिन है, ऐसे डे 2 में जाओगे तो डे 2 है, डे 3, ऐसे धीमे धीमे हम लोग डेली की करते रहेंगे। और अगर नहीं है तो डोंट वरी, मैं इसको जहाँ तक है कवर करा दूंगा आपके जेई और नाटक एग्ज़ाम खत्म होने से पहले, ठीक है। अभी तक कुछ भी कन्फ्यूज़न है? अच्छा लग रहा है सेशन? कहीं ऐसा तो लग रहा है कि मैं कहाँ पर आ गया या फिर क्या चीज़ चल रही है? चलो, मतलब पढ़ाई का देखो सिंपल सा मतलब यही होता है बच्चों की, पढ़ाई अपने को इतनी करनी है कि इसलिए नहीं पढ़ना है कि मैं सिलेक्शन निकालना है, इसलिए पढ़ना है कि कल कोई मुझसे छोटा भाई मुझसे पूछेगा ना कि भैया मुझे ये बताओ या मेरी दीदी मुझे ये बताओ, आप बोलो कहाँ जाना है, मैं समझा रही हूँ ना, जीके तो है क्या, एक बार पढ़ना बैठो हो जाएगा। अभी आपका 11th का रिजल्ट आने वाला है, तो आप 12th का क्यों भरने वाले हो? आने का है तो हम फॉर्म भर सकते हैं क्या? नहीं, आपको 12th के बाद भरोगे ना आप, इस साल क्यों भरोगे, आपको 12th ट्राई ना हुआ है, 12th के बाद भरना होगा। क्या हो गया, मैंने कहाँ साइड कर दिया ये? मैंने डाला तो था यार। चलो अभी कुछ क्वेश्चन में मैथमेटिक्स से सॉल्व करेंगे हम लोग।
देखो ये जो क्लास है ये मैथमेटिक्स की वैसे नहीं है, लेकिन मैं आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सर अगर जेई अटेम्प्ट 1 में निगेटिव मार्किंग में क्वेश्चंस गए तो कितने परसेंटाइल आएगा। क्वेश्चन गए तो ऐसा कैसे बताना मुश्किल है ना यार, कि कितने क्वेश्चन आप गलत करके आए हो। इसके बाद में डिस्कस करेंगे अभी, है ना, मैं आपको टाइम दूंगा 10-15 मिनट का, डोंट वरी। लेकिन मैं जो बच्चे आए हैं पहले उनको हम डिस्कस कर लेते हैं जो क्वेश्चन हैं। देखो आपके जेई, अभी जो बच्चे सिर्फ जेई की तैयारी कर रहे हैं उनको ये क्लास अब आगे लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको जेई में आएंगे नहीं। जो मैथमेटिक एप्टीट्यूड या क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं वो आपके नाटा में आते हैं। तो अगर आपका टारगेट असल में जे ही देना है और नाटा देना ही नहीं है तो आप क्लास को अभी छोड़ सकते हो और आप अभी टाइम सेव कर सकते हो अपना। बाकी पढ़ोगे देखोगे तो आपको सीखने को ही मिलेगा क्लास में। अच्छा एक चीज़ और है, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन बच्चों के बोर्ड से एग्ज़ाम हैं अभी 2-4 दिन के बाद। मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ, मैंने आपको से ये वाली बात डिस्कस नहीं करी थी, खैर जो हमारे रेगुलर बच्चे हैं उनको मैंने कई बार बता चुका हूँ। आपको क्लास लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये क्लासेस यूट्यूब पर अवेलेबल मैं करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी के लिए आपका टारगेट होना चाहिए मुझे अपने बोर्ड्स में नंबर अच्छे लेकर आने हैं, ठीक है। तो नाउ फोकस ऑन योर बोर्ड्स एट दिस टाइम। ये सब क्लासेस आपको यूट्यूब पर इतना कुछ कंटेंट मिल जाएगा अपने चैनल पर और बहुत कुछ टाइम है, लेकिन अभी के लिए आप फोकस करो कि मुझे बोर्ड्स पर ध्यान देना है ना। और आपका अगर ड्रॉपर हो, आपके पास टाइम है, यू कैन अफोर्ड, तो आप देखो सुनो पढ़ो, क्या दिक्कत है। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। देखो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके नाटा में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर साल 10 से लेकर 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके लिए कोई फॉर्मूला है, कोई बेसिक चीज़ें आती हैं। आप चाहो तो कोर्स लगा सकते हो, ऐसे बहुत सारे कोर्स चल रहे होंगे, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। बट मेरा मानना ये है कि अगर आप डेली के कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लोगे और अगले 15-20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, मतलब जब तक आपका नाटा का एग्ज़ाम नहीं होता है, आप इनको सोल्व कर लोगे तो आपके आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मतलब इसमें कुछ कोर्स लाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैं आपको कोई फॉर्मूला बताने वाला नहीं हूँ। आई विल गिव यू बेसिक ट्रिक्स कि मैं इनको कैसे सॉल्व करता हूँ, और अगर आप इनको इस तरह से करोगे शायद आपको ईजी होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है कि इन ए क्रिकेट मैच, हम लोग जानते हैं क्रिकेट मैच होता है, आउट ऑफ 11 बैट्समैन, जो 11 बैट्समैन हैं, दिस सम ऑफ रन स्कोर्ड बाय द लास्ट 10 बैट्समैन इज 16 टाइम द फर्स्ट बैट्समैन। मतलब क्या है, अगर 11 बैट्समैन होते हैं, अगर पहले वाले बैट्समैन ने लेट्स से 20 रन बनाए हैं, तो उसके बाद जो बाकी के जो 10 बैट्समैन बचे हुए हैं वो 20 × 16, तो मतलब 320 रन बनाए हैं, 6 टाइम बनाए हैं। ये क्वेश्चन का मतलब सिर्फ इतना है। द एवरेज रन स्कोर्ड बाय ऑल बैट्समैन इज 136, और ये बोल रहा है कि हर एक बैट्समैन ने 136 एज एवरेज स्कोर बनाए हैं। तो आपको बताना है कि पहला बैट्समैन ने कितने रन बनाए होंगे। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आपको, लग रहा होगा यार क्या सोल्व हुआ क्वेश्चन है, लेकिन आप यकीन मानो बहुत ईजी है। कोई सॉल्व करना चाहेगा उस क्वेश्चन को, टाइम लेना चाहता है, मैं समझाऊं इसको? चलो मैं 1-2 क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको, वो रहेगा। तो अभी नेक्स्ट क्लास में जब भी आओ पेपर पेंसिल लेकर आना, इट विल हेल्प यू। ये क्या कहना चाह रहा है, ऐसा मान लेते हैं कि जो पहला बैट्समैन है, फर्स्ट बैट्समैन ने एक्स रन बनाए, मुझे नहीं पता कितने बनाए, एक्स बना दिए। उसके बाद क्या कह रहा है कि जो लास्ट के 10 बैट्समैन हैं उसने कितने बनाए होंगे, 16 टाइम्स। मतलब अगर उसने एक्स बनाए हैं तो उनके लास्ट के 10 बैट्समैन ने कितने 16 एक्स बनाए होंगे। तो मुझे पता चल गया, सिंपल है। अगर इसने 10 रन बनाए थे तो लास्ट के 10 बैट्समैन कितने बनाए होंगे, 160, मल्टीप्लाई कर दोगे आप, सिंपल है। इन क्वेश्चन को सोल्व करने का बहुत सिंपल तरीका है, जो बोल रहा है उसको समझने की कोशिश करो। दी एवरेज रन स्कोर्ड बाय ऑल बैट्समैन, ऑल बैट्समैन का स्कोर का मतलब क्या है, पहले बैट्समैन ने बनाए, फिर दूसरे ने कुछ बनाए होंगे, उसको मैं 10-11 से डिवाइड कर दूंगा, इन सबको ऐड करके, तो मुझे एवरेज मिल जाएगा। ये तो होता है। ऐसा मानते हैं कि दिस इज़ यू एंड दिस इज़ योर ब्रदर। आपके पास 100 रुपये हैं, आपके भाई के पास 130 रुपीज़ हैं, 150, उनको 200 मान लेते हैं इजी कैलकुलेशन के लिए। आप दोनों के पास एवरेज कितना हुआ, सिंपल बोलेंगे कि 100 + 200/2 150, ये तो एवरेज। वो ये तो कह रहा है कि अगर सबके एवरेज, अब सबके आप ऐड कर दोगे और टोटल नंबर से डिवाइड करोगे तो 136 बन का जाएगा। तो पहले ने कितने बनाए, एक्स रन बनाए, दूसरे ने, बाकी के 10 बैट्समैन कितने बनाए, 16 × x/11 = 136। एक्स को सोल्व कर लोगे तो इट इज़ गोइंग टू बी 17x, मल्टीप्लाई हो जाएगा 136 × 11, और एक्स को निकालोगे तो ये 17 इधर आ जाएगा। तो उसको डिवाइड करके जो कुछ भी आएगा वो चेक कर लेना। कन्फ्यूजन है किसी को भी? ए ऑप्शन इज द राइट वन।
नहीं समझ में आया किसी को? दोबारा समझाऊं या आ गया? चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इस क्वेश्चन का और घर पर सॉल्व करना। दोबारा मैं आप क्लास में समझा दूंगा, नहीं आता है तो ठीक है। पहला बैट्समैन ने उसको उसकी लैंग्वेज में सिंपल करना है। पहले बैट्समैन ने बनाए एक्स रन। एक बार और समझाता हूँ सबको। पहले बैट्समैन ने ये क्या बोल रहा है, आउट ऑफ 11 बैट्समैन, 11 बैट्समैन होते हैं। पहले बैट्समैन ने, लेट से कि कोहली आता है ना, कोहली इसने ओपनिंग करी और उसने एक्स रन बनाए। लास्ट के 10 रन, जो लास्ट के 10 विकेट हैं उन्होंने कितने बनाए? 10x, 16x। ये तो कह रहा है द सम ऑफ द रन स्कोर्ड बाय द लास्ट 10 बैट्समैन इज 16 टाइम द फर्स्ट बैट्समैन। उसने x बनाए और लास्ट के 10 लोगों को ऐड करोगे तो 16x बनाए। सिंपल है, ये हमारा पहला यहाँ से आ गया। फिर कह रहा है द एवरेज रन स्कोर्ड बाय ऑल बैट्समैन। तो आप कैसा करोगे? कोहली का अलग डाल दोगे, रोहित का अलग डाल दोगे, ऐसे 11 बैट्समैन लिखोगे, उनके नंबर लिखोगे, डिवाइड बाई 11 कर दोगे, एवरेज निकल का जाएगा। तो कोहली ने कितने बनाए? x। बाकी के 10 बैट्समैन ने कितने बनाए? 16x। और उसने बनाया x, तो कितना हुआ टोटल? 17x बनाए। एवरेज कैसे निकालोगे? 11 से डिवाइड कर दोगे, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स आर 11 इज इक्वल टू 136। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल कर जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं आया होगा तो हम दोबारा देख लेंगे। अभी और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको तो आप ऐसे कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ़ द नंबर ऑफ बॉयज़ इन अ क्लास इज 8 टाइम्स द नंबर ऑफ गर्ल्स। मतलब अगर क्लास के अंदर 10 लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे? 10 टाइम्स, और 8 टाइम्स 80 लड़के होंगे। ये तो कहना चाह रहा है कि इफ़ द नंबर ऑफ द बॉयज़ इन अ क्लास इज 8 टाइम्स नंबर ऑफ द गर्ल अगर 5 लड़कियां हैं तो 40 लड़के होंगे, 10 लड़कियां हैं तो 80 लड़के होंगे। ये तो कहना चाह रहा है 8 टाइम्स। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट कंक्लूडेड अबाउट द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स। फिर आपको बताना है इनमें से क्या चीज़ नहीं हो सकती है। यहाँ ऑप्शन पूछा कैन नॉट, अब आपको बताना है इनमें से क्या चीज़ नहीं हो सकती है। सॉल्व करो, फिर आप बोलोगे, मैं समझाऊंगा ना, कहेंगे यार ये सर इतना आसान क्वेश्चन था ये तो। एक तो है ना मैथमेटिक्स को डरते हैं, सोचते हैं कैसे सॉल्व होगा, क्या करना पड़ेगा। कोई बात 30 क्लासेस में हो जाएगा आपका। दिव्या पांडे जी बोल रही हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कैन बी 42। अच्छा सी बी सी सी, चलो ट्राई करो। इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कैन नॉट बी ट्रू, है ना। कैन नॉट फॉलोइंग कैन नॉट बी कंक्लूडेड, कि 4 में से क्या चीज़ नहीं हो सकती? ए बी सी। तो मतलब घूम फिर के ABC में आ रहे हैं। देखो ये सब चीज़ें पता क्या पता चलती हैं? ये पता चलती है कि अगर आप जे का एग्जाम और नाटा एग्जाम देने के लिए जाते तो आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस पूरे थे इन क्वेश्चंस में, है ना। देखते हैं, मुझे भी नहीं पता, सोल्व करते हैं। क्या बोल रहा है? इफ़ द नंबर ऑफ द बॉयज़ इन ए क्लास इज 8 टाइम्स द नंबर ऑफ द गर्ल्स। मतलब क्या है? लेट से जो गर्ल्स हैं हमारी क्लास में वो कितनी है, हम x ले लेते हैं। नंबर ऑफ दिस गर्ल्स इन अवर क्लास इज x, तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे? 8x हो जाएंगे। 8 गुने है ना, 8 टाइम्स हैं, तो हमारा ये वाला पार्ट आ गया। इसका मतलब क्या होगा? टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए? 8x प्लस x इज इक्वल टू 9x। इतना तो कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ तक? मुझे नहीं पता लड़कियाँ कितनी हैं, पर मुझे इतना पता है कि टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी 9x। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। ये क्या कह रहा है? द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इज मल्टीपल ऑफ 3। हाँ होंगे, 3 से तो मल्टीप्लाई करो कुछ भी आ जाएंगे। अब एक काम करो, x मान के चलते हैं एक क्लास में लड़की कितनी है? एक गर्ल सिर्फ अकेली है। लड़के कितने हो गए? टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 9 हो जाएंगे, प्लस 8 टाइम्स तो 9 हो गए। लड़की अगर 2 पढ़ती हैं तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। लड़के 3 हैं, 27 हो जाएगा। तो ये तो कन्फर्म है कि कुछ भी होंगे, 9 को 3 से डिवाइड भी करोगे तो 9 विल ऑलवेज बी डिवाइड बाई 3, कि 3 का मल्टीप्लाई तो होगा ही होगा। कॉन्सेप्ट 1 तो ठीक है, जो स्टेटमेंट 1 है वो सही है 9x में, कि जो 9x में आ गया अपना टोटल स्टूडेंट्स ये आ गए तो यस 3 होगा। टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट कैन ही 45 हो सकते हैं क्या? 45 हाँ हो सकते हैं भाई।
अगर मैं मान लेता हूँ कि जो हमारी जो लड़कियाँ हैं वो 5 हैं, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए 9x, तो 9 × 5 45, 45 बच्चे हो सकते हैं क्लास में, क्यों नहीं हो सकते? क्या 46 हो सकते हैं? कैन इट बी 46? नो, 46 सर बनेगा ही नहीं, क्योंकि 9x होने वाले हैं। अब चलो, टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स कैन बी 42, हो सकते हैं 42? नहीं हो सकते। करो आप, 5 लड़कियां होंगी तो 45 स्टूडेंट्स बन जाएंगे टोटल, 4 लड़कियां होंगी तो कितने बनेंगे 32, या तो 45 स्टूडेंट्स होंगे 32 स्टूडेंट्स होंगे, 42 तो नहीं होगा, सी भी नहीं है। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज अ मल्टीपल ऑफ द 9, हाँ 9x है ना, तो 9 के मल्टीप्लाई होंगे ही, चाहे आप कुछ भी रखो। 45 भी 9 से डिविजिबल है, 32 भी 9 से 36 सॉरी, ये भी डिविजिबल है 9 से। इसका मतलब क्या हो गया कि पहले स्टेटमेंट सही हो सकती है, दूसरी भी सही है, डी भी सही है, ये कभी सही नहीं होगी। ऑप्शन नंबर 3 कैन नॉट बी द राइट ऑप्शन। क्लियर हुआ कुछ? ले लो उसका स्क्रीनशॉट मार लो, फिर वैसे यूट्यूब पर डाल दूंगा मैं यार, देख लेना वहाँ पर ही, क्या आपसे स्क्रीनशॉट के चक्कर में पढ़ना। देखो क्वेश्चन है ना, यही मैथमेटिक्स की दिक्कत क्या होती है कि आप लोगों ने कभी समझने की कोशिश नहीं करी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है फॉर द नाटा, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, बस वो चाहते हैं कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है, इतना है। और ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा आपको, इसको मैं अभी छोड़ देता हूँ, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज जाओगे। थर्ड क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन हमसे आते हैं करने, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? ऑल रोजेज आर मैरीगोल्ड, ऑल मैरीगोल्ड्स आर सनफ्लावर्स आर लिलीज, तो कंक्लूजन क्या बन रहा है? अगर नहीं आते तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, इसको भी रहने देता हूँ, मैं भी मैथमेटिक्स डिस्कस करने लगा हूँ। ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलो, क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसको डिस्कस करते हैं। बताना है आपको ये क्या बोल रहा है। इन ए मल्टी नेशनल कंपनी ऑर्गेनाइजेशन दैट मेक सॉफ्टवेयर फॉर देयर क्लाइंट, एक ऐसी कंपनी है जो सॉफ्टवेयर बनाती है अपने क्लाइंट के लिए, और क्लाइंट में क्या बोल रहा है कि उस कंपनी के जो 10% एम्प्लॉयज़ हैं हु आर फ्रेश रिक्रूट एंड हैव अ सैलरी 25,000, उस कंपनी में 10% जो फ्रेशर्स हैं उनको 25,000 सैलरी मिलती है। जो 30% एम्प्लॉयज़ हैं जिनको 1 से लेकर 2 साल का एक्सपीरियंस है उनको 45,000 मिलते हैं। जो 40% और जो हैं जिनको 2 से लेकर 8 साल के एक्सपीरियंस है उनको 70,000 मिलते हैं। और 20% जो है जिनको 8 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनको 95,000 रुपीज़ पर मंथ मिलते हैं। आपको बताना है एवरेज सैलरी कितनी है। ऐसा मान लो आपकी फैमिली के अंदर 10 लोग हैं, एक आदमी को 25,000 मिलते हैं, 3 लोगों को 45,000 मिलते हैं, 4 लोगों को 70,000 मिलते हैं, और 2 लोगों को 95,000 मिलते हैं। तो एवरेज कितना निकालोगे? जैसे हमने वो निकाले थे अभी, स्कोर किया था ना बैट्समैन वाला, सबके उनको ऐड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ द पर्सन से, एवरेज निकल कर जाएगा। अब मैं थोड़ा ट्रिक लगा सकता हूँ इस क्वेश्चन में। मुझे पता है कि जो क्वेश्चन दिए गए हैं 10%, 20%, 30%, 45 है ना, ऐसे दिए गए हैं, 10 से डिविजिबल हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक ऐसे कंपनी मान कर चल लूँगा, लेट्स से कि कंपनी के अंदर 10 लोग काम करते हैं, द कंपनी इज हैविंग ओनली 10 एम्प्लॉयज़। तो 10 का 10% कितना हुआ? 1, तो एक बंदे को कितनी सैलरी मिल रही है? 25। 30% कितना हुआ 10 का? 3, उनको कितनी मिल रही है? 45। 40% कितना हुआ फ्रॉम द 10 एम्प्लॉयज़? 4 लोग, तो 4 लोग सैलरी कितनी मिल रही है? 70। 20 लास्ट में जो बचा उनको कितनी मिल रही है? 8 साल का ज़्यादा एक्सपीरियंस है। हमें क्या फ़र्क पड़ता है 8 साल का एक्सपीरियंस है 6 साल का एक्सपीरियंस है, हमें तो एवरेज निकालना है ना। वो बता तो रहा है कि 10% जिनको जो फ्रेशर है, अरे फ्रेशर हमें क्या मतलब है, हमें तो इतना पता होना चाहिए कि 10% लोगों को इतनी सैलरी मिली है, 20% को इतना मिल रहा है, सिंपल। कोई सॉल्व करेगा इस क्वेश्चन को? कर लोगे? मैं समझाऊँ, देखो इसका मैं ऐसा मान लेते हैं कंपनी के अंदर 10 लोग हैं, कंपनी इज हैविंग ओनली 10 पीपल, तो 10% ऑफ 10 का कितना हो गया? 1। एक आदमी को कितनी मिल रही है सैलरी? 25,000। फिर 30% ऑफ 10 का कितना होगा? 3 लोगों को सैलरी मिल रही है 45,000। फिर 40 लोग मतलब 40%, तो 4 लोगों को सैलरी कितनी मिल रही है? 70,000।
और 20% ऑफ द एम्प्लॉयज़, मतलब लास्ट के जो 2 बच्चे बचे हुए, 2 आदमी, अरे 3 और 1 4, 4 4 8, 10 में से 2 तो बचेंगे, तो वही तो बचेगा। कितना मिल रही है? 95,000। इसे एवरेज निकालना है आपको। तो एवरेज कैसा करोगे? ऐड मत कर देना इसको कि सिंपल ऐड कर दोगे, डिवाइड कर दोगे 10 से, वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक आदमी को कैसे निकालोगे इसकी? तो 25 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, ये एक है। तो 45,000 मल्टीप्लाई 3, और इस 70,000 मल्टीप्लाई बाई 4, और 95 मल्टीप्लाई बाई 2, इनको आप ऐड कर दोगे, फिर आप 10 से डिवाइड कर दोगे, तो यू विल कम टू द राइट ऑप्शन। मतलब कितना हुआ? 25,000 एक आदमी मिल रहे हैं, तो सैलरी कितने पैसे आए टोटल? 25,000 आए। फिर 45,000 3 लोगों को मिल रहा है, सो 45 का मतलब 135। फिर ये कितना हुआ? 70,000 4 2800, और 95 का डबल हो जाएगा 185 है ना। हाँ, इनको ऐड कर दोगे तो उसको डिवाइड कर दो 10 से, ये आपका सही ऑप्शन निकल कर जाएगा। दिव्या पांडे जी, आप बोल रहे हैं ये वाला ऑप्शन? हाँ, यही होना चाहिए मेरे हिसाब से भी। चलो, मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है, मतलब मेरा एक ग्रो है, एक मीटिंग है फॉर न्यू मेंबर्स, जस्ट मेंटरशिप। ओके, 2 मिनट वेट कर लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, इसको क्वेश्चन नंबर 6 आपके लोगों के लिए, जब मैं अगली क्लास में मिलेंगे हम लोग। आई विल ट्राई टू कीप एटलीस्ट 1 क्लासेस पर वीक, और मेरा मन करेगा, टाइम मिलेगा तो मुझे डेफिनेटली, मेरे लिए सब बच्चे बराबर होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, जो बच्चे क्रैश कोर्स लगाते हैं जो हैं, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है यार। मैं आप लोगों को भी ऐसा नहीं समझता हूँ यूट्यूब पर भी कि मेरे बच्चे ये हैं, सब अपने जैसे बच्चे ही तो हैं, सब भाई बहन ही तो हैं हम लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, आई विल ट्राई टू टेक मोर क्लासेस जब मुझे टाइम मिलेगा। वैसे मैं अगले 1 महीने बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीकेंड्स आई एम गोइंग टू धनोल्टी एंड ऑल दिस थिंग। फिर 2 शादियां हैं, उनको अटेंड करना है। फिर ऑन द होली आई एम गोइंग टू गोवा। उसके बाद फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में मैं फिर से धर्मशाला तरफ जा रहा हूँ, तो कुछ मौका मिलेगा तो वहाँ क्लास ले लेंगे, क्या दिक्कत है, ऑनलाइन तो क्लासेज हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपके लिए होमवर्क है, इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट मार लो, ये क्वेश्चन का जवाब मुझे देना है आपको। हाँ, फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम है, मोस्ट प्रोबली हो सकता है कि पोस्टपोन कर दें, कभी कभी कर देते हैं। हाँ, लेकिन डिपेंड करता है। लेकिन ये मत मान कर चलना कि कर देंगे, मैंने बोल दिया कर देते हैं एग्ज़ाम की वजह से, क्योंकि अभी प्रोटेस्ट भी होंगे, कुछ लोग रेस करेंगे कि क्लासेस